मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका फतेहाबाद विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस कोरोना काल में अपने घरों में सुरक्षित होंगे व प्रसन्न होंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप पढ़ते रहिए, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न पैदा हो, इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं और आप भी अपने समर्पण भाव से पढ़ाई में लगे रहिए। एक दिन आपकी किस्मत ज़रूर चमकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने समास किया था, अव्ययी भाव समास हमने किया, तत्पुरुष समास हमने किया और तत्पुरुष के भेद बताए थे मैंने, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु और कर्मधारय। तो आज हम द्विगु और कर्मधारय के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास की जब परिभाषा पूछी जाती है तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन से समास में? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो उसी प्रकार द्विगु और कर्मधारय जो समास, जो तत्पुरुष के दो भेद हैं, उनमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। ये तो इनकी परिभाषा। दूसरी बात, द्विगु समास में क्या रहता है? द्विगु समास में क्या रहता है प्यारे विद्यार्थियों? पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास की परिभाषा लिखता हूं मैं। द्विगु समास की परिभाषा लिखता हूं। पहला पद संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या क्या होता है? संख्या होती है बेटा गिनती। क्या होती है? गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार ये क्या हैं? गिनती। तो उनको कहते हैं संख्या। पहला पद संख्या मिलेगा। अब क्या है, आपके मन में प्रश्न जरूर पैदा होएगा ये कि सर अब संख्या तो अव्ययी भाव में भी होती है। बताता हूं मैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा। एक एक। क्या? एक एक। अब बच्चे कहेंगे कि सर एक एक तो उदाहरण अव्ययी भाव का है और यहां पहला पद संख्यावाची भी है, तो यहां द्विगु समास क्यों नहीं है? आपका प्रश्न भी अच्छा है, लाजवाब प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्या है? एक एक। एक शब्द है, उसकी आवृत्ति हो रही है। मैंने कहा था एक शब्द की आवृत्ति हो, पुनः दोबारा आए वही शब्द, जैसे हाथों हाथ, बीचों बीच, दिनों दिन, इस प्रकार के पल पल, इस प्रकार की बातें मैंने कही थी। तो वहाँ क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। तो एक एक, एक की पुनरावृत्ति है, यानी 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पहला कन्फ्यूजन आपका दूर कि एक शब्द दूसरी बार आया है तो यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी बात, आगे कोई उदाहरण करेंगे तो आगे भी बताऊंगा कि कन्फ्यूजन की स्थिति द्विगु समास में कहाँ पैदा होती है। पहले हम करते हैं कि पहला पद संख्यावाची हो और क्या रहता है इसमें? समूह रहता है। क्या रहता है? समूह अर्थ रहता है। समूह अर्थ में होता है ये, समूह अर्थ। और किताबों में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? समाहार अर्थ में। समाहार।
अब समाहार और समूह एक ही बात है, समाहार और समूह एक ही बात है। जैसे कोई उदाहरण करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम द्विगु, क्या है? द्विगु। द्वि माने होता है दो, द्वि माने क्या होता है? दो। तो इसका होगा दो गायों का समाहार या समूह, दो गायों का समाहार। अब द्वि भी इसमें अलग है और गु शब्द भी अलग है, ठीक है। वो मैंने बताया था, एक एक जो बताया था वो दोनों शब्द एक जैसे थे, इसलिए वहाँ अव्ययी भाव समास था। तो यहाँ पहला पद संख्यावाची है द्वि, दो गायों का समाहार, आया ध्यान में। अगला कोई शब्द लिखते हैं, त्रिभुवन। त्रि माने होता है तीन, भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग। अब जानते हो चतुर्वर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये होता है चतुर्वर्ग। क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चतुर्वर्ग, चतुर माने चार, वर्गों का समूह लिखिए या समाहार लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। पंचपात्र, पंच पात्र, क्या लिखोगे? पांच पात्रों का समूह। अगला उदाहरण देखते हैं, षड ऋतु। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुओं का आगमन होता है। क्या लिखेंगे? 6 ऋतुओं का समूह, ठीक है। कुछ और उदाहरण करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नव रात्र, नव माने 9, रातों का समूह, 9 रातों का समूह। अठन्नी, अब तो कोई नहीं जानता बच्चा अठन्नी क्या होती है, चवन्नी क्या होती है। पहले टॉफियाँ आती थी चवन्नी की भी अठन्नी की भी, लेकिन आजकल चवन्नी अठन्नी बंद ही हो गई है, बच्चे 10 रुपये जानते हैं, ठीक है। तो अठन्नी 8 आनों का समूह। चवन्नी में 4 आने होते हैं और अठन्नी में 8 आने होते हैं, और 1 रुपये में 16 आने होते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता। वो 100 पैसों का समूह है। क्या है? 1 रुपया 100 पैसों का समूह है। अगला करते हैं, सप्ताह। सप्ताह, सप्त प्लस अह, अह माने होता है दिन और सप्त माने होता है 7, 7
दिनों का सात दिनों का समूह, ये हो गया सप्ताह। अगला कोई शब्द करते हैं, दशाब्दी। दशाब्दी क्या होता है? 10 माने 10, अब्द माने होता है वर्ष। 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह। अगला शब्द है पखवाड़ा। अब ये शायद नया शब्द सुना है आपने, पखवाड़ा। अब हमारे जो देसी जो गांव के लोग हैं वो पखवाड़ा शब्द का अर्थ तुरंत बता देंगे कि शहद कौन से पखवाड़े में तोड़ना चाहिए, चानन पखवाड़े में या अंधेरे पखवाड़े में। ठीक है, आपने पक्ष सुने होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर पूर्णिमा आती है। तो 15-15 दिन का जो रहता है उसको पक्ष, और उसको देसी अंदाज में पखवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। ठीक है, तो ये पखवाड़ा भी क्या है? द्विगु समास है। 15 दिनों का समूह क्या है? 15 दिनों का समूह। 15 दिनों का समूह क्या होता है? पखवाड़ा। एक दो उदाहरण और करते हैं द्विगु समास के। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब क्या है? पंजाब। अब पंच प्लस आप माने होता है नदी कहो, जल कहो। ठीक है, तो 5 नदियों का समूह जो है वो क्या है? पंजाब है। 5 नदियों का समूह, ये तो है द्विगु समास। क्या है ये? द्विगु समास। और मैंने लिख दिया मैं पंजाब जा रहा हूँ। मैं पंजाब जा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ओके, अंडरलाइन कर दिया मैंने पंजाब को। और मैंने पूछ लिया कि बताइए प्यारे विद्यार्थियों पंजाब में कौन सा समास है। आप तुरंत क्या लिखेंगे कि जी पंजाब 5 नदियों का समूह, यहाँ क्या है? द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। तो आपका गलत हो जाएगा। द्विगु समास आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा आपका? दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पंजाब क्या है? एक जगह, एक प्रदेश का नाम बोधित हो रहा है यहाँ। ठीक है, 5 नदियों का समूह है जो, ऐसा पंजाब। 5 नदियों का समूह है जो, ऐसा पंजाब। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसा ही एक और उदाहरण करते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर रहा हूं। दशानन क्या है? दशानन। प्यारे विद्यार्थियों अब संख्यावाची पद के हिसाब से तो
दशानन शब्द भी क्या है, क्या है, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि 10 आनन मुख तो संख्यावाची है 10, तो द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं हम लोग, 10 हैं मुख या आनन, 10 हैं आनन जिसके, कौन है, 10 आनन किसके हैं, रावण के, यानी अन्य पद प्रदान होने का हमें ज्ञाति हो रही है, हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, पहला पद संख्या होने से ही आपको तुरंत नहीं लिखना है कि द्विगु समास होगा। एक बार थोड़ा विग्रह करके भी देख लेना कि क्या अर्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने द्विगु समास किया। अब मैं आप लोगों को कर्मधारय समास करवाऊंगा। ध्यान करना, कर्मधारय बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है और उसमें से हर बार पूछता है। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय समास क्या है, तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जब मैंने प्रारंभ में डेफिनेशन करवाई थी, परिभाषा करवाई थी, तो उस समय बताया भी था आपको कि कर्मधारय समास में आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीजें मिलेंगी, विशेषण, विशेष्य। क्या मिलेगी, विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, उपमान और उपमेय। अब उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। जो उपमान होता है, जिससे तुलना की जाए, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और विशेष्य, विशेष्य कोई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, मतलब संज्ञा शब्द भी हम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द, ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। मैंने लिख दिया काली भैंस, काली भैंस। अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जो भैंस है वो क्या है, काली क्या है, काली इसका एडजेक्टिव है। काली इसका क्या है, एडजेक्टिव, यानी काली क्या है, विशेषण। काली क्या है, विशेषण। और भैंस क्या है, विशेष्य। भैंस क्या है, विशेष्य है। आया समझ में, काली विशेषण है और भैंस क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अब उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय। अब जैसे मुख है किसी का, क्या है, मुख, मुख
और जिससे तुलना की जानी है वो क्या है? चंद्रमा। ठीक है, मैंने लिख दिया चंद्रमुखी। क्या लिख दिया मैंने? चंद्रमुखी। अब किसके समान है मुख? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा बड़ा ही सुंदर होता है, तो चंद्रमा के समान मुख वाली। ठीक है, तो चंद्र यहाँ क्या है? जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना कर रखी है? मुंह की। मुंह की तुलना कर रखी है चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है यहाँ? चंद्रमा है उपमान। क्या है? उपमान। उपमान मतलब जिससे उपमा की जा रही है उसको कहते हैं उपमान। और जिसकी उपमा की जा रही है ये क्या है बेटा? ये है उपमेय। क्या है? उपमेय है। आपको विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर देख लो। काली भैंस। अब भैंस की विशेषता क्या है? वो काली है। ठीक है, सफेद बोल्ड। अब बोल्ड कैसा है? सफेद है। तो बोल्ड का विशेषण क्या है? सफेद। यानी बोल्ड का विशेषण सफेद हो गया, बोल्ड क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब चंद्रमुखी, उपमान, उपमेय। जैसे मैंने लिखा राजीव लोचन। राजीव लोचन। लोचन होती है बेटा आंखें। लोचन क्या होती है? आंखें। और राजीव, राजीव माने होता है कमल। राजीव माने क्या होता है? कमल। तो आंखें हैं वो किस जैसी है? कमल जैसी है। कमल के साथ उसकी तुलना कर रखी है। आंखें किस जैसी हैं? कमल जैसी हैं। तो उपमान हो गया राजीव और उपमेय हो गया लोचन, आंखें। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उदाहरण करेंगे तो वहाँ और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको निशान भी, मतलब जो कुछ निशानियाँ होती हैं कर्मधारय समास की, वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सरल पद्धति से आप समास सीखें। समास बड़े बदमाश, तो समास के कान पकड़ लो, ये बदमाशी कभी नहीं करेंगे। रब कर रहा हूँ मैं। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मैं निशान लिख रहा हूं। है जो, जब विग्रह करते हैं तो है जो मिल जाए आपको, या दोनों पद आपको विशेषण मिल जाएं। दोनों पद क्या मिल जाएं? विशेषण मिल जाएं विग्रह करने पर। नंबर 3, के समान ऐसे शब्द की उत्पत्ति हो रही हो। रूपी ऐसे शब्द की उत्पत्ति हो रही हो। तो पहले है जो के उदाहरण करेंगे हम। क्या करेंगे? है जो। नील कमल। तो इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। अब प्यारे विद्यार्थियों, नील कमल देखने मात्र से ही हमारे को बोध हो रहा है कि यहाँ नील, नील मतलब नीला, और कमल माने कमल। कमल कैसा है? नीला है। यानी विशेषण विशेष्य का सिस्टम यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है जो का आपको पता है नहीं पता इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नील कमल, कमल कैसा है? नीला। यानी नील इसका विशेषण है, कमल क्या है? विशेष्य है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? कर्मधारय समास है। पीतांबर। क्या? पीतांबर। अब पीत माने होता है पीला और अंबर माने होता है कपड़ा। अंबर माने कपड़ा।
पीले हैं जो कपड़े या पीला है जो कपड़ा। यहां क्या है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष कैसा? महान है जो पुरुष। तो यहां क्या हो गया? कर्मधारय समास। कुकर्म, कु माने बुरे, बुरा है जो कर्म, बुरा है जो कर्म, बुरा है जो कर्म। यहां क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने समझा। अब आप ये कहेंगे कि जी पीताम्बर, पीताम्बर तो भगवान विष्णु होता है। होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पीताम्बर जब इसका विग्रह होगा, पीले हैं कपड़े जिसके वह विष्णु, तब बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। अन्यथा पीत प्लस अंबर मतलब पीला है जो कपड़ा, यहां क्या है? कर्मधारय समास। अब मैं कोई वाक्य लिखता हूं, आप देखना। उसने पीताम्बर पहना है। राम ने पीताम्बर की पूजा की। प्यारे विद्यार्थियों, अब पीताम्बर इस वाक्य में भी दिया है और पीताम्बर इस वाक्य में भी दिया है। ठीक है। तो आपने देखना है, वाक्य की सेंस देखनी है, वाक्य की सेंस देखनी है। हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, लेकिन यदि हरियाणा के हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वाक्य की सेंस आप समझ नहीं पाओगे। उसने पीताम्बर पहना है, उसने पीताम्बर पहना है, पीताम्बर मतलब पीला कपड़ा पहना है। तो यहां क्या है? ये कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। और राम ने पीताम्बर की पूजा की, पीताम्बर की पूजा की यानी विष्णु की पूजा की। तो यहां क्या है? यहां बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अब दोनों पद विशेषण हों, ऐसे दो चार उदाहरण करते हैं ताकि आपको भाई दोनों पद विशेषण कैसे हो सकते हैं। दोनों पद विशेषण, देवर्षि, जब इसका विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तो क्या बनता है? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, यानी जो देवता भी है और जो ऋषि भी है। जो देव है, जो ऋषि है, जो देवता भी है और जो ऋषि भी है। ठीक है। यानी देवता भी उसका विशेषण है और ऋषि भी उसका विशेषण है। ऐसा ही एक उदाहरण, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख। अब लाल माने भी लाल होता है
और कहते हैं सुर्खी बिंदी। सुर्खी मतलब लाली भी लाल होता है, ठीक है। तो सुर्खी, सुर्ख, सुर्ख माने भी क्या होता है, लाल, यानी जो लाल है, जो सुर्ख है, जो लाल है, जो सुर्ख है। शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म। जो ठंडा है, जो गर्म है, जो ठंडा है, जो गर्म है, यानी ठंडा भी विशेषण होता है, ठंडा पानी, और उष्ण गर्म पानी, ये भी एक विशेषण है। लाल, लाल गाजर, सुर्ख, सुर्ख गाजर मतलब सुर्ख जैसी, लाली जैसी गाजर है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों पद जहां विशेषण हो वहां भी कर्मधारय समास होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब के समान क्या है, के समान, ठीक है, यहां उपमान और उपमेय की बात चलेगी। तो मैंने लिखा कमल नयन, कमल नयन। अब जो नयन है उनकी तुलना किससे कर रखी है, कमल के साथ। तो नयन यहां क्या है, नयन क्या है यहां, उपमेय है, और कमल क्या है, किससे तुलना कर रखी है, कमल से। कमल क्या है यहां, उपमान है। तो क्या लिखूं इसका विग्रह, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव माने भी कमल होता है, राजीव के समान लोचन, राजीव के समान लोचन, ठीक है। मृग नयनी, मृग नयनी। अब जब कहते हैं आंखों की सुंदरता की जब बात आती है तो कहा जाता है कि फलां के मृग नयन हैं, मृग जैसे नयन हैं, ठीक है। मृग के साथ, और कौन से, मृग के आंखों जैसे नयन हैं, ठीक है। मृग नयनी, मृग के नेत्रों के समान, मृग के नेत्रों के समान, मृग नयनी, ठीक है। विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचल, विद्युत के समान चंचल, विद्युत के समान चंचल, ठीक है। तो यहां के समान के अपन ने उदाहरण किए, ये कर्मधारय समास है। अब रूपी, अब कमल नयन, कमल रूपी नयन भी आप कर सकते हैं, तो आपको संदेहग्रस्त मत नहीं होना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी संशयभूत नहीं होना है, बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना है, ठीक है। आप कमल नयन को कमल रूपी नयन भी कर सकते हो, राजीव लोचन को राजीव रूपी लोचन भी कर सकते हो, मृग नयनी मृग रूपी नयन भी कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। मुख चंद्र, लेकिन क्या होता है बेटा इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। मुख चंद्र, अब जो उपमान और उपमेय वो आगे पीछे रहता है, इसमें थोड़ा सा रूपी वाले में क्या फर्क है ध्यान देना आप। अब चंद्रमा के साथ मुख की तुलना हो रही है, चंद्रमा के साथ मुख की तुलना हो रही है, उपमान उपमेय। तो उपमान यहाँ चंद्र जो है वो बाद में है, उपमेय पहले है, लिख देता हूं मैं, उपमेय फिर उपमान, और यहां उपमान फिर उपमेय, ये रहता है। रूपी में और केस मान जब विग्रह करते हैं तो ये अंतर मिलेगा आपको। मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र। कोई और उदाहरण देखते हैं। स्त्री रत्न, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री रूपी रत्न। संसार सागर, संसार सागर, क्या होगा संसार रूपी सागर। इसको भवसागर भी लिख सकते हो आप, भवरूपी सागर। चरण कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास किया। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास में कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि यहाँ उपमान उपमेय मिलेगा आपको और विशेषण और विशेष्य मिलेगा, ठीक है। कई जगह आपको दोनों पद विशेषण मिलेंगे और कई जगह उपमान और उपमेय आगे पीछे मिलेगा। जहाँ उपमान पहले है वहाँ के समान विग्रह करेंगे तो के समान मिलेगा, और उपमेय पहले है और उपमान बाद में है तो विग्रह में रूपी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कर्मधारय समास किया, और कर्मधारय समास का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आचार्य दीपक के साथ आपकी फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंदी, जय भारत।